हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अध्यालय। आज हम लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले हैं नीट 2019 पेपर डिस्कशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दैट। हम यहाँ पे क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, अगर कोई क्वेश्चन दो मेथड से बन सकते हैं तो दोनों डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नए क्वेश्चन जो फ्रेम किए जा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे वो भी करेंगे, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। When an object is shot from the bottom of a long and smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane. बहुत अच्छा। Now, but when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity. It can travel x2 distance. To find the ratio of x1 is to x2. ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार जेईई में पूछा गया था। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं एकदम डिटेल्ड मैनर में। तो सबसे पहले मैं दो डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे सामने। दो इंक्लाइन प्लेन, एक ये और एक ये। यू कैन क्लियरली सी दैट ये 60 डिग्री के जैसा दिख रहा है ना, और ये 30 डिग्री के जैसा दिख रहा है, ठीक है? अब क्या करें, सेम ऑब्जेक्ट को यहां से सॉर्ट किया है ऊपर की तरफ। तो ये कह रहा है कि ये स्टॉप होने से पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एम आई करेक्ट? x1, यस। मतलब ये यहां तक आ पाया मान लो, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा x1। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, करेक्ट? रुकने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है? तो दिस डिस्टेंस इज x1। अब आप मान लो कि स्पीड, जिस स्पीड से तुमने फेंका वो v है, ठीक है? अब सेम बॉल को सेम स्पीड से 30 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पर फेंका गया, 30 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पर फेंका गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो रुकने से पहले x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मतलब ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब सोचो कि बॉल यहां पर रुका, ठीक है? अभी यहाँ पे एक लॉजिकल बात बताऊं मैं। अगर तुम कॉमन सेंस भूल जाओ, फिजिक्स भूल जाओ, सारे डायनेमिक्स, कॉमन सेंस की बात अप्लाई करो तो x1 ज्यादा होगा कि x2? सोच कर बताओ, x1 ज्यादा होगा या x2? हमें निकालना क्या है? x1 is to x2 निकालना है, करेक्ट? तो अगर लॉजिकल बात मैं करूं, क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल कम है, इसीलिए इस पर बॉल ज्यादा ऊपर तक जाएगा, करेक्ट? मतलब x2 विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन x1। ये लॉजिकली हमें समझ में आता है, ठीक है? तो यहां से पता है, आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। जिस ऑप्शन में x2 x1 से ज्यादा नहीं है वो ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तुक्का भी मारोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इट करेक्ट विल इंक्रीज, है ना? बट हमें तुक्का नहीं मारना है, ये तो हमने लॉजिकल बताया, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, इसको हम काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं काइनेमेटिक्स से सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। पूरे ड्यूरेशन में नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा बच्चों? mg sin 60। और यहाँ पे कितना लगेगा? डाउन द इंक्लाइन प्लेन लगता है हमेशा, राइट? mg sin 30। बट हमें फोर्स से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्सीलरेशन से। तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये जो m है वो कैंसिल हो जाएगा मास से जब आप डिवाइड करोगे। तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, g sin 60 एंड g sin 30 क्या है? g sin 60 is the acceleration of the ball down the inclined plane and g sin 30 is the acceleration of the second case down the inclined plane, है ना? अब क्या करना है हमें, क्या फाइनल वेलोसिटी मालूम है हमें? दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। बहुत अच्छे। इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो हमने उसे v मान लिया, करेक्ट? अब एक्सीलरेशन भी मालूम है हमें, तो कौन सा इक्वेशन लगाऊं? क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? यस। तो क्या मैं तीन इक्वेशंस यूज करता हूं, इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square minus u square equal to 2as। अब आप तीनों में कुछ भी लगा सकते हो, बट सबसे लॉजिकल मुझे लग रहा है वो आंसर इससे आएगा, v square minus u square equal to 2as। आप दूसरा भी लगा सकते हो, बट दूसरे इक्वेशंस में टाइम होता है और टाइम का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है? इसीलिए मैं ये लगा रहा हूं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। मैं फर्स्ट केस के लिए लिखता हूं, दिस इज माय केस 1 and this is my case 2।
तो चलो केस 1 में फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना माना है v स्क्वायर, मतलब v माना है उसका स्क्वायर किया, इक्वल टू 2as। s की वैल्यू कितनी है बच्चों केस 1 में, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि x1 है। अच्छा अब a की वैल्यू कितनी लिखूं यहाँ पे, कई लोग गलती करेंगे, g sin 60 नहीं माइनस g sin 60, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तुमने ऑलरेडी अप द इंक्लाइन प्लेन को पॉजिटिव चूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी साइन 60, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें x1 की वैल्यू आएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g साइन 60, काम खत्म। सिमिलरली यहाँ से x2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है अपना। x2 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिंस वेलोसिटी सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, राइट, 2g sin 30। अब क्या हम x1 by x2 इजिली निकाल सकते हैं, v गिवन नहीं था क्वेश्चन में, हमने अज्यूम किया था तो उसे कैंसिल होना था और वो हो रहा है, करेक्ट। तो चलो बस इनको डिवाइड कर दोगे तो यू विल फाइंड 1:√3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 1:√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कैन यू सी दिस, ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गलत है बिकॉज √2:1 ये कह रहा है x1 इज ग्रेटर देन x2 व्हिच इज इम्पॉसिबल लॉजिकली, है ना। तो बस बन गया क्वेश्चन, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे आप देखो ये एरर्स का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर्स। क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, परसेंटेज एरर निकालना है, करेक्ट। कैसे निकालेंगे, हाउ x is related to 4 quantities a b c and d, please focus on that। x कैसे रिलेटेड है a b c और d से, तो रूल क्या होता है भाई, सभी पावर वाले फंक्शन है, x is related to a as स्क्वायर फंक्शन, x is related to b as पावर 1/2। तो भाई पावर का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर वाली चीजों को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो पावर वाली चीजें एक रूल बताया गया होगा आपको एरर्स में कि पावर कोफिशिएंट बन जाता है, जब हम एरर्स निकालते हैं तो पावर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोएफिशिएंट। तो लेट्स सॉल्व इट आउट, मैं इसे एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, सो दैट वी डोंट हैव टू कीप टर्निंग द पेज। हाँ तो भाई कहाँ गया, यस क्या था, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर b पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c पावर 1/3 एंड d पावर 3। चलो यही है क्वेश्चन। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल, ध्यान से सुनना। परसेंटेज एरर इन x, क्या मैं ऐसे लिखूंगा परसेंटेज एरर इन x को, बिल्कुल लिखूंगा, करेक्ट, इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, a वाले फंक्शन और b वाले फंक्शन के बीच मल्टीप्लीकेशन है, c वाले फंक्शन और d वाले फंक्शन के बीच भी मल्टीप्लीकेशन है, और इन दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले क्वांटिटीज के बीच डिवीजन है। तो मैं रूल्स बताता हूं, तुम्हें याद कराता हूं, सुनना। जब भी हम एरर्स निकालते हैं तो मल्टीप्लाई हो, अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। रूल नंबर 1, इन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन द एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और अगर कुछ एक्सपोनेंट में हो, पावर में हो, तो पावर कोएफिशिएंट बन जाता है स्टूडेंट्स। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हियर द पावर ऑफ a इज 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस यहाँ पे पावर b के कितना है 1/2, मतलब 1/2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब ये प्लस क्यों किया, प्लस क्यों किया, क्योंकि a फंक्शन और b फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में एरर्स ऐड होते हैं, डिवीजन में भी ऐड होते हैं, इसलिए c और d का एरर भी ऐड करूंगा मैं, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा c बाय c इंटू 100, काम खत्म, प्लस लास्ट में क्या है, d के पावर 3 है, तो 3 इंटू डेल्टा d बाई डी इंटू 100। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को आप वापस देखो, सारे डेटा तुम्हें दिए हुए हैं, देखो परसेंटेज एरर इन a इज हाउ मच स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर इन a इज 1%, b इज 2%, c इज 3% एंड d इज 4%, काम खत्म। क्या परसेंटेज एरर इन a इस क्वांटिटी को बोलोगे, यही तो है, दिस इज व्हाट यू कॉल परसेंटेज एरर इन a।
percentage error in B is this quantity, percentage error in C is this quantity and percentage error in D is this quantity. बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे. 2 into, हाँ भाई ये कितना होगा, परसेंटेज एरर इन A is 1 प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन B is 2 है ना, हाँ 2 है, प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन C is how much 3 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन D कितना है 4 है. तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 + 1 3 + 1 4 प्लस 12 is 16%. चेक करते हैं कोई ऑप्शन 16% है क्या. यस, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे 16%. क्या काम खत्म, एकदम सिंपल, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जहां पे आपने ई फ्लक्स वेलोसिटी पढ़ा था, टॉरिसेलीज प्रिंसिपल याद करो आप. वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम एन ओरिफिस इन अ टैंक. तो अगर आपको याद हो तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा रहा हूं. ये हमारा टैंक है जिसमें h हाइट तक लिक्विड फील्ड है. ये मान लो h हाइट तक लिक्विड फील्ड है और इसके बॉटम पे मैंने एक होल बनाया है छोटा सा. तो यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ आएगा, करेक्ट. मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर निकलता है वो वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, व्हिच इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फार्मूला, व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. तो टॉरिसेली ने मैकेनिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट किया था, दैट इज व्हाई वी कॉल इट टॉरिसेलीज प्रिंसिपल, करेक्ट. तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टॉरिसेलीज प्रिंसिपल. सो इस कॉन्सेप्ट को जानकर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक a lot of questions has been asked in NEET as well as AIMS. तो चलो क्वेश्चन करते हैं. A small hole of area of cross section 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. ठीक है, G की वैल्यू 10 लेनी है. The rate of flow of water through the open hole would be nearly. यहाँ पे एक पॉज लेंगे. रेट ऑफ फ्लो क्या होता है स्टूडेंट्स. रेट ऑफ फ्लो आप सोचो, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड. ठीक है, मुझे कैसे पता चला, इसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, बाय सीइंग द ऑप्शंस. आप ऑप्शन में चारों ऑप्शन का यूनिट देखो क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड. मीटर क्यूब स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड सेकेंड स्टैंड्स फॉर टाइम. इसका मतलब आज से दिमाग में बिठा लो कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम per unit time is what they call rate of flow in case of fluid mechanics, है ना. तो this is what we want to find, volume per unit time. तो चलो सॉल्व करते हैं इसे. तो here we have a new slide. ये हमारा एक टैंक, here we go, this is our tank. इस टैंक में यहाँ तक लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, और इस हाइट को कितना दे रखा है उन्होंने, 2 मीटर. बहुत बढ़िया. और क्या दे रखा है, G की वैल्यू 10 दे रखी है. बॉटम पॉइंट पे एक होल है, एक ऑरिफिस है, और इस ऑरिफिस का एरिया दे रखा है हमें कितना, 2 मिलीमीटर स्क्वायर. दैट्स ग्रेट. अब सुनो, हमें निकालना है रेट ऑफ फ्लो, करेक्ट. तो रेट ऑफ फ्लो को मैं क्यू से अगर डिनोट करूं, रेट ऑफ फ्लो को, चार्ज नहीं है ये, रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है. आप कोई और नाम रख सकते हो, XYZ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यू. तो भाई रेट ऑफ फ्लो निकालने का तरीका हमें तो अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो आप सोचो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस यूनिट को, मीटर क्यूब पर सेकंड को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर. अरे किसी को कोई तकलीफ है ऐसे लिखने में, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है. बट ऐसे लिखने से एक दिमाग में एक आइडिया आएगा तुम्हारे. मीटर पर सेकंड स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड मीटर स्क्वायर स्टैंड्स फॉर एरिया. मतलब आज के बाद कभी भी रेट ऑफ फ्लो निकालना हो तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इट मींस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, करेक्ट. और दूसरा बात क्लिक करना चाहिए कि इसे हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वेलोसिटी विद एरिया. तो भाई वेलोसिटी तो हमें मालूम है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना होगा. ये वेलोसिटी अगर v है तो इस वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, √2gh. g की वैल्यू 10,
h की वैल्यू भी 2 है, करेक्ट? दिस इज माय वेलोसिटी एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विद एरिया then I will get the rate of flow. So velocity multiplied by area, this will be my answer, correct? एरिया दिया हुआ है आपके पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर को आप कर दो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय क्या करें, मल्टीप्लाइड बाय इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। √40, हाउ मच? √40, राइट? 2 into 2 4 into 10 40, बस बस बस। अब क्या, और इसकी यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर आपको देगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, विच इज व्हाट वी कॉल रेट ऑफ फ्लो, ठीक है? अभी इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग सॉल्व करोगे तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 12.6 into 10 to the power -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, आई एग्री विद दैट, बट इतना सा कैलकुलेशन चलता है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सिंपल था कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अगर आपको रिवाइज नहीं है तो रिवाइज हो चुका होगा, प्लीज रिमेंबर इट टिल योर नीट एग्जाम। तो लेट्स मूव अहेड। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से है हमारा ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं क्या है। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है बच्चों, माइनस इंफिनिटी, ठीक है? काफी लंबा। ध्यान रखना इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि लेंथ इज इनफाइनाइट। आप सोचो ये पेन भी इनफाइनाइट है, प्रोवाइडेड द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन इज दिस वन, 1 मिलीमीटर अवे। अभी सोचो तुम यहाँ पे हो 1 मिलीमीटर अवे, तो ऊपर वाले एंड को कैसे देखोगे? देख पाओगे क्या? नहीं। नीचे वाले एंड को भी देख पाओगे? नहीं। तो बताओ कि अगर तुम्हें यहाँ पे बिठा दिया जाए 1 मिलीमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर, तो क्या तुम्हारे लिए ये पेन इनफाइनाइट है? बिल्कुल है। तो इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में ये होता है, ना कि इनफाइनाइट लंबा सर कहां से लाएंगे इतना बड़ा वायर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म स्टूडेंट्स, है ना? तो चलो, तो अगर ये पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस को अगर मैं आर बोलूं, दिस डिस्टेंस, प्लीज नोट माय वर्ड्स दैट दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे इफ इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज वायर, लैम्डा कूलम पर मीटर मान लो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, ये तो फिक्स बात है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव बीन टुवर्ड्स इट, ठीक है? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा अपॉन आर, करेक्ट? 2k लैम्डा अपॉन आर, वेयर k वैल्यू इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो, इतनी बातें हमें मालूम हो तो हम इस क्वेश्चन को क्वाइट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। भाई इसने क्या बोला है कि दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ऑफ वायर्स, चलो एक वायर हम ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, डन। इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर डाला, इस पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस 2r है। अब कहां पे फील्ड निकालना है? देखो, व्हाट इज द फील्ड, व्हाट इज द फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, मतलब मिड पॉइंट पे निकालना है। बहुत अच्छी बात है, मिड पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है अगले बार आ जाए, दोनों ही लैम्डा कूलम पर मीटर हो, मतलब प्लस लैम्डा, या फिर दोनों माइनस लैम्डा। इन दैट केस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0, करेक्ट? बट यहाँ पे एक प्लस लैम्डा है और एक माइनस लैम्डा है। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्लस लैम्डा वाले वायर, इस वायर के कारण पी पॉइंट पे फील्ड किधर है, डायरेक्शन, तो तुम्हारा आंसर होगा दिस वन, अवे फ्रॉम द वायर, करेक्ट? उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इस नेगेटिव चार्ज वायर के कारण यहाँ पे फील्ड कितनी है, कितनी है बाद में करेंगे, किधर है, तो उसके कारण भी फील्ड इधर ही होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है? मतलब दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी फील्ड की? ऑफ कोर्स सेम होगी, क्योंकि वायर पे चार्ज डेंसिटी सेम है और दोनों ही वायर से पी पॉइंट की डिस्टेंस भी सेम है।
तो अगर ये ऊपर वाला फील्ड E है तो नीचे वाला फील्ड भी E होगा, और नेट फील्ड होगा 2E। नेट फील्ड कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 टाइम्स E। तो हमें बस E का वैल्यू लिखना है, और वैल्यू तो हमें मालूम है कि कितना होता है भाई, यहाँ पे देख लो आप, 2k लैम्डा बाय आर, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ये वाला 2 लिखा है मैंने ब्रैकेट के बाहर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लोगे आप यहाँ पे? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लोगे? मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस इज कैपिटल आर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो कैपिटल आर, राइट? बोथ द डिस्टेंसेस आर सेम व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर ही लेंगे। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आंसर्स आर नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ के, तो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट lambda upon r. So I think this will give us the correct answer. So lambda upon pi epsilon naught r, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। lambda upon pi epsilon r मिल गया, ऑप्शन 3। सिंपल है ना बच्चों, है ना? अब इसके साथ आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना, बट अलॉन्ग विद दिस सेमी इनफाइनाइट वायर का भी याद करना। इट इज हाईली प्रोबेबल कि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? सेमी इनफाइनाइट वायर एंड रिंग एज वेल। अगर आपको रिंग विंग नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ स्फीयर, सारी चीजें बताई है, ठीक है? तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो भाई 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart, बहुत बढ़िया, and a force acting them between them is F। तो चलो जितनी चीजें लिखी है उसको स्टेटमेंट और डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो भाई दो चार्जेस है हमारे पास, एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है। कुछ सर्टेन डिस्टेंस है इनके बीच, मान लेते हैं उस डिस्टेंस को स्मॉल r। तो अभी इनके बीच का फोर्स को उसने F बोला है, तो भाई F को क्या लिख सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? के Q1 Q2 विच इज Q1 Q2 दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, राइट? तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो के क्यू स्क्वायर ये क्या हो गया? हाँ यस, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। काम खत्म, फोर्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बोल रहा है, ध्यान से सुनना, if 25% charge of A is transferred to B, then the new force between them will be how much? तो एक नया सिनेरियो बनाना पड़ेगा हमें। अगर तुमने इस चार्ज से 25% गायब कर दिया, इससे कम कर दिया, तो कितना बचेगा? Q minus 25% ऑफ Q, मतलब Q minus 25 Q by 100। दिमाग में कैलकुलेशन करो, क्या ऐसा हो जाएगा? आप देखो ध्यान से, Q minus 25% ऑफ Q को क्या लिख सकता हूं? 25 Q by 100, ठीक है? तो Q माइनस Q by 4 दैट इज 3 Q by 4। आप सोचो ना, लॉजिकली सोचो, इतना कैलकुलेशन नहीं करते, फिजिक्स स्मार्ट चीज है, समझना है इन्हें। 25% किसी और को दे दिया तो बचा कितना? 75%। क्या 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है? बिल्कुल होता है। तो इतनी फालतू चीजें हमें करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? डायरेक्ट 3/4 टाइम्स Q, डन। अब इससे जो 25% निकाला था ना, वो तुमने इसको दे दिया, तो भाई उस पे कितना बचेगा? सोच के देखो, देखो कितना बचेगा। न्यू चार्ज ऑन दिस वन, इसमें पहले से माइनस Q था, बट अब इस पे 25% इस प्लस Q का आ चुका है। 25% मतलब 1/4, मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? Q/4, करेक्ट है ना? कंफ्यूज मत होना, एकदम लॉजिकल मैथमेटिक्स लगाया है मैंने, एप्टीट्यूड है ना? तो भाई यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ पे -3Q/4। अब डिस्टेंस को कुछ नहीं बोला है, मतलब सेम रखना है, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, राइट? तो न्यू फोर्स को मैं F डैश बोलता हूँ, इसे फिर कूलम्स लॉ से लिख लूंगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है हमारे 3/4 Q, Q2 का वैल्यू कितना है बच्चों? Q2 का वैल्यू है 3Q/4। देखो ये माइनस है, बट मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो यहाँ भी माइनस लेता, राइट? इस फोर्स में भी एक प्लस Q था, एक माइनस Q। आई एम ओनली कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड। माइनस साइन बस ये बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, हमें उससे कुछ भी काम नहीं है, इसलिए मैं माइनस साइन को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो ये F डैश आ गया हमारा। अब क्या, आप दोनों को डिवाइड कर दो,
दोनों को डिवाइड कर दोगे तो f dash will come out to be 9f upon 16, which is the answer. Let us check any option matches. 9f upon 16 मिल गया भाई, मिल गया, बहुत बढ़िया। चलो समझ गए, चलो अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई में भी आ चुका है, एम्स में भी आया है, नीट में भी आया है पहले भी, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसे पढ़ाया जाता है डायनेमिक्स में बाय द नेम डेथ वेल, ठीक है। डेथ वेल, मौत का कुआं, है ना, आपने मेले में देखा होगा कि पहले बचपन में आप जाते होगे, बाइक्स चलते हैं वॉल्स पे, राइट, सर्कुलर वेल होता है in which bikes run on the walls, right, cars भी run करते हैं, that is what we call death well, ठीक है। तो it's a very very fascinating concept, अब ध्यान से देखना समझना, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, इतनी लंबी कहानी लिखी है इसने, बट ये कहना क्या चाहता है मैं वो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल, देखो लिखा है इसने, इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर, मतलब सबसे पहला काम है कि हमने बना लिया एक सिलेंडर, ये क्या बन गया, 1 सेकेंड, ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब सुनो, अब क्या सीन है कि इस सिलेंडर के वॉल पे एक मास रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये रहा हमारा मास, देखो अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मतलब इसकी मास कितनी है, 10 kg है, 10 kg। और इस सिलेंडर का रेडियस भी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर। ध्यान से समझना, सारे स्टेटमेंट को मैं डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ। चलो ठीक है, इसने एक और बात बोल रखी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांटेक्ट में है ना इनर वॉल ऑफ सिलेंडर के, बिल्कुल, कैन यू सी इट इज इन कांटेक्ट विद दिस वॉल, यस, इन दैट केस देयर इज अ फ्रिक्शन इन्वॉल्वड हियर, और उसने फ्रिक्शन के बारे में कुछ दे रखा है, यस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1, कुछ भी नहीं दिया है तो आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट दोनों को सेम मानना पड़ता है, ठीक है। एनीवेज ये स्टैटिक केस है, आप देखोगे आगे। चलो और क्या दे रखा है, he is asking the minimum angular velocity, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट पर हो, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis, ठीक है। मतलब कहने का ये कि तुम सोच के देखो, अगर ये सिचुएशन ऐसा ही हो, सिलेंडर रुका हुआ हो, मास को वहां पे रख के आ जाओ तुम, तो वो नीचे गिर जाएगा, करेक्ट, क्यों गिरेगा, ग्रेविटी के कारण, है ना। बट अगर हम सिलेंडर को काफी स्पीड से घुमाएं या फिर सिलेंडर को कांस्टेंट रख के उस मास को काफी स्पीड से घुमाएं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लॉक नीचे ना गिरे। मैं समझाता हूँ इसे और बेटर वे में यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम, आप देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं, सिलेंडर को क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि ऐसे रोटेट करना है with some omega angular velocity and is asking what should be this minimum omega so that the block does not fall down। तो भाई ये पूरी कहानी तब पता चलेगी जब हम एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए उस ब्लॉक का। ब्लॉक कहाँ है, ब्लॉक ये है बच्चों, ये येलो कलर वाला ब्लॉक है ना। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक तो ऐसा बना देता हूँ ब्लॉक, अब ब्लॉक लग रहा होगा राइट, एक तो नीचे लगेगा mg, ठीक है बच्चों। एक नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसा लगेगा, करेक्ट। अच्छा, इस ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लिप करने की नीचे की तरफ, गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा ना, इसका मतलब फ्रिक्शन विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग एंड फ्रिक्शन शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन को इस सिलेंडर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो वी आर इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जब भी हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो एक स्यूडो फोर्स लगता है बच्चों, करेक्ट, और स्यूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप सोच के देखो, इस मास के लिए सर्कल तो ये होगा ना बच्चों, इस मास का सर्कल तो यही होगा, करेक्ट, तो इसका सेंटर ये होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब इधर, ठीक है। तो बस लगा देते हैं इस पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है अगर आपको याद है, m ओमेगा स्क्वायर r, फाइन, डन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, फ्री बॉडी डायग्राम दिखा है।
अल्टीमेटली हमें इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कराना है, करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कराने के लिए हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, करेक्ट? चलो भाई बैलेंस करते हैं। अब हम क्या करें, फॉर द इक्विलिब्रियम तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, भाई देखो नॉर्मल रिएक्शन को तो बैलेंस कर लेगा एन ओमेगा, एन को बैलेंस कर लेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल कंप्लीटली बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग टू वरी। बट रही बात वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भाई ऊपर लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन और नीचे लगने वाला फोर्स है mg। तो भाई कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या ये होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू mg। आप सोच के देखो, क्या फ्रिक्शनल फोर्स एटलीस्ट mg होना चाहिए या उससे भी ज्यादा? इन दैट केस अगर फ्रिक्शनल फोर्स mg से कम हो गया तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स किधर होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो ये होनी चाहिए हमारी कंडीशन। और ये इस सिचुएशन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं, FL। ठीक है, FL स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कैसे लिखते हैं, म्यू एन, राइट? F इक्वल टू म्यू एन। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं म्यू एन इक्वल टू, सॉरी म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और n की वैल्यू यहां से आ जाएगा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से, तो म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। बस काम खत्म, m कैंसिल हो गया और ओमेगा कितना आया स्टूडेंट्स, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन कितना, r म्यू। दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। अगर आपको ब्लॉक को नीचे गिरने नहीं देना है तो आपको ओमेगा, मिनिमम ओमेगा की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी। देखो ये इक्वालिटी साइन है ना, ओमेगा इस वैल्यू से या तो ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम ओमेगा चाहिए सो दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल, तो हम ये इक्वालिटी वाला साइन यूज कर लेंगे। तो भाई यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर म्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जी की वैल्यू है 10, म्यू का वैल्यू है 0.1, आर का वैल्यू है 1, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। बट अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो हाउ टू ड्रॉ अ प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स किसे बोलते हैं, इन चीजों का कॉन्सेप्ट मालूम हो तो हम चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, so these were some of the very important questions which may be helpful for you in the upcoming NEET exam. I wish you all the best. I'll be coming up with another very good and interesting lecture. For then, bye bye, take care, see you again.